आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ। मैं अभी जमशेदपुर की नामी गिरामी एक मशहूर और मारूफ सोशल एक्टिविस्ट आयशा खान साहब के साथ हूँ और अभी मैं यहाँ पर आया हूँ इनसे चुनावी मुद्दों पर बात करने के लिए कि क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं, जनता के क्या मसले हैं, क्या इश्यूज़ हैं जो अब तक हल नहीं हुए हैं, जो बाकी हल होना बाकी हैं, क्या लोग सरकार से खुश हैं, क्या कोई बदलाव चाहते हैं। इस तरह के जितने भी सवालात हैं इनका जवाब लेने की कोशिश हम करेंगे आयशा खान साहिबा से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि चूँकि झारखंड बने हुए 24 साल हो गया और 24 सालों के बाद भी हम नहीं देख रहे हैं कि झारखंड उस तरह से तरक्की किया है जैसे देश के दूसरे राज्य तरक्की किए हैं। इसकी खनिज संपदा और जो भी चीज़ें हैं उसका दुरुपयोग हुआ है, ठीक तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ के लोग आज भी गरीब हैं, बाहर जाके जॉब कर रहे हैं। रोज़गार का मुद्दा सबसे पहला है। मैं आपसे ये बात करूंगा मैम, चूँकि नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, 13 नवंबर को पहले चरण चुनाव जमशेदपुर पश्चिम उसमें आता है। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा आपके हिसाब से सबसे ज्वलंत रहने वाला है इस इलेक्शन में? शुक्रिया। मैं आयशा खान सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं आपको वही बातें बताऊंगी जो समाज में आजकल देखने को मिलती हैं। 24 साल हो गए हैं झारखंड को अलग हुए, लेकिन जो यहाँ तरक्की होनी चाहिए थी वो तरक्की नहीं हुई है। जैसे हम देखते हैं कि एक चीज़ का जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा है, मॉब लिंचिंग जो हो रही है। तो मॉब लिंचिंग के लिए कोई कानून नहीं बना। आज तक बहुत जगह ऐसा है कि मॉब लिंचिंग हो रही है, कुछ तो नोटेड है और कुछ नोटेड भी नहीं है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग कंप्लेन तक भी नहीं कर पाते हैं, डरे सहमे रहते। उनको डराया जाता है कि अगर आप ये कंप्लेन करेंगे तो आपके घर में ये कर देंगे, आपकी लड़की को उठा लेंगे। मतलब एक चीज़ से बचने के लिए उनको दूसरी तरफ फिर प्रॉब्लम झेलनी होगी, इसलिए लोग कंप्लेन भी नहीं करते हैं। अब दूसरी सवाल ये है कि एजुकेशन भी हमारे यहाँ पर फुलफ़िल नहीं हुआ है, वो भी मुद्दा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल उर्दू वाले भी थे वो भी बंद हो गए, और जो स्कूलों में एजुकेशन का जो होना चाहिए स्टैंडर्ड, वो भी स्टैंडर्ड नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में तो सिर्फ नाम को पढ़ाई हो रही है, बस वहाँ पर क्या है कि फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ के टीचर्स को हो रहा है। आप किसी भी गार्जियन से पूछिए क्या आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, वो लोग तुरंत बोलेंगे नहीं भाई, मैं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाऊँगी, प्राइवेट। क्यों? आखिर वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि वहाँ के एजुकेशन जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो स्टैंडर्ड है ही नहीं। तो एक तो ये भी हो गया। अब दूसरा मुद्दा है बेरोज़गारी। हम देख रहे हैं कि आए दिन छोटे छोटे रोज़गार तो बंद करने पड़ रहे हैं, तो रोज़गार मिल कहाँ रहा है? अगर रोज़गार मिलता और एजुकेशन ठीक रहता, उसका स्टैंडर्ड, और मॉब लिंचिंग पे कानून बनता, तो एकदम 100% था कि हेमंत सरकार जो है वो जीतती। यहाँ झारखंड में हेमंत सरकार की जीत होती। लेकिन अब तो ये पॉलिटिकल मुद्दा है, मैं बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन अभी अगर इलेक्शन के बारे में पूछा जाए तो मैं यही बोलूँगी कि हमें वैसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो इस सारी बातों पे काम करते हों और इस पे अमल भी करते हों। हेल्थ सेक्टर को किस तरह से देख रही हैं आप? हेल्थ सेक्टर भी बहुत ख़राब जा रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत बहुत बेकार है। मैं खुद जाके सर्वे की हूँ, मैं रिम्स हॉस्पिटल में सर्वे करवाई हूँ। लोगों की हालत तो ऐसी है कि ऑपरेशन करने के बाद लोग नीचे सोए हुए हैं। अब आप बताइए कि अगर ऑपरेशन किया हुआ पेशेंट नीचे सो रहा है तो उसे तो ऑपरेशन ठीक होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कौन जिम्मेदार इसके लिए, किसको समझती हैं आप? देखिए, जिम्मेदार अगर बोला जाए तो हम हेल्थ मिनिस्टर को बोलेंगे, क्योंकि भाई हेल्थ मिनिस्टर जिम्मेदार होते ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे तौर से हम उनको ही ब्लेम कर सकते। हमारी भी गलती है कि हम वो इशू को देखते कैसे हैं और उसको फुलफ़िल नहीं होता है तो हम कंप्लेन कहाँ करें। हमें कंप्लेन भी तो करने की ज़रूरत है। सिर्फ घर में बैठ के अगर हम ये बोलते हैं अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने वो काम कर दिया, उनको ऐसे करना चाहिए, तो ये गलत है। हमें भी उनका साथ देना चाहिए। लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इससे पहले भी हमारे सिर्फ राज्य की बात नहीं, हमारे देश की लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। अब अगर आप सिर्फ बोलेंगे कि झारखंड की बात, तो मैं बोलूँगी यहाँ भी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं। ना लड़कियाँ सुरक्षित हैं, ना लड़के सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना पुरुष सुरक्षित है। ये तो ऐसा डर का माहौल है और इसी माहौल पे लोग जी भी रहे हैं। क्या करेंगे, मजबूरी है, कहाँ जाएंगे। क्या हिंदुओं को मुसलमानों से ख़तरा है? देखिए, ये हिंदू और मुस्लिम, ये खतरा ना हिंदू को मुस्लिम से है, ना मुस्लिम को हिंदू से। खतरा हमें पॉलिटिशियंस से है, जो
भोले भाले अवाम को लड़वाते हैं और अपने पीछे बैठ के तमाशा देखते हैं। उनको वोट बैंकिंग की राजनीति करनी है और कुछ नहीं। थैंक यू। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद। तो मैम आपसे पूछना था, ये सारे मसाइल जब हैं और हर कोई इस मसले पर डिस्कस कर रहा, राजनीतिज्ञ हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कोई स्कूल का टीचर हो, लेकिन इस मसले का हल कोई नहीं दे पा रहा। आपके हिसाब से इस मसले का क्या हल होगा? देखिए, इंडिया जो है ना, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से यहाँ जो भी चीज़ होगी वो कानून पे होगी। बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिस कानून को बनाए हैं, जो संविधान उन्होंने हमें दिया है, और जो भी पॉलिटिशियन जो भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि वो कौन है। अगर वो देश को संविधान से चलाने की बात करते हैं, गरीबी को हटाने की बात करते हैं, अच्छी एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमें इस इलेक्शन में ज़रूर उनका साथ देना चाहिए। जो कानून से हटकर बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करके लड़ाने की बात करते हैं, वैसे लोगों का हमें साथ नहीं देना चाहिए। मैं आज आपके चैनल के थ्रू यही बात कहना चाह रही हूँ कि हमें उन लोगों को चुनना है जो वेल एडुकेटेड हैं, जो देश को समझते हैं, जो हम आवाम को समझते हैं, जनता को समझते हैं और उनकी तकलीफ़ों को हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो जिनको जो पोस्ट मिली है वो तो काम करते ही हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने नहीं किया, ये मैं नहीं बोल रही। उन्होंने अपने स्तर पर किया, लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए था ये उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें सोचना है। हाँ, हम एक जनता के नाते ज़रूर क्वेश्चन करेंगे कि आपने जो ये आपको पोस्ट मिला, आपने ये क्यों नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल में जनता उसी वक्त सेटिस्फाइड होगी जब जनता के मुद्दों को समझा जाएगा, उनके मुद्दों को हल करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें अच्छा रोज़गार और अच्छी एजुकेशन मिलेगी। और मॉब लिंचिंग पे जिसने कानून बनाया, मैं समझती हूँ कि वो सबसे आगे जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद तो अभी काफ़ी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों के फेवर, दलित, हिंदू सबके फेवर में। मैं भी देख रही हूँ कि उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद ने जो आवाज़ उठाई है, इसका बहुत सारे लोगों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। मे भी उन्हें चांस मिल सकता भी है, क्योंकि देखिए, हम क्या चाहते हैं, हम तो ये ना चाह रहे हैं कि भाई देश में हम सुकून के साथ रहें, अपने राज्य में हम सुकून के साथ रहें। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, आरजेडी जीत रही है, या चंद्रशेखर आज़ाद जी के आज़ाद समाज पार्टी जीत रही है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम यहाँ पर सुकून के साथ रह सकें। जिसने इस तरह की पहल की है, हम उनके साथ। और मैं जनता से आपके माध्यम से यही कहूँगी कि आपका वोट बहुत कीमती है। आप इसको वोट देने के पहले बहुत कुछ सोचिए। ये मत सोचिए कि वो हमारा रिश्तेदार है, या वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो वैसे नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि हमारे जो जलवंत मुद्दे हैं उन पे कौन काम करता है, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएं।